तारीख थी 16 दिसंबर 1971। ढाका का रमना रेस कोर्स। शाम के 4 बज रहे थे। दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर देखा। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने हथियार डाल दिए थे। उस वक्त इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी के सोल्जर गले मिल रहे थे। उनके बीच रक्त का रिश्ता था। इंडिया ने अपने जवानों की कुर्बानी देकर एक नया देश बनाया था, बांग्लादेश। लेकिन वही ढाका की सड़कें, लेकिन मंजर बदल चुका है। जिन हाथों ने कभी इंडियन सोल्जर को फूल दिए थे, आज वहां इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं। शेख हसीना, जो इंडिया की सबसे बड़ी एलाई थी, देश छोड़कर भाग चुकी हैं। और फरवरी 2026 के इलेक्शन के बाद बांग्लादेश में एक नई ताकत का उदय हुआ है, जो कहती है बांग्लादेश फर्स्ट। आखिर 55 सालों में ऐसा क्या हुआ कि एक लिबरेटर आज डोमिनेटर के रूप में देखा जाने लगा है? क्यों 2026 का बांग्लादेश 1971 के बांग्लादेश से बिल्कुल अलग है? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडियन बांग्लादेश रिलेशन की पूरी कहानी, 1971 के वॉर से लेकर 2026 के नए पॉलिटिकल ऑर्डर तक। आज हम चलेंगे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल सफर पर जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सबसे क्रूशियल है। कहानी शुरू होती है 1971 में। पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड शुरू किया। 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजी इंडिया भाग आए। ये इंडिया के लिए सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी नाइटमेयर था। तब इंडिया ने स्ट्रेटेजी बदली। हमने मुक्ति बाहिनी, जो वहां के फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें ट्रेन किया, वेपन दिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। 1972 में शेख मुजीब और इंदिरा गांधी ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की। ये रिश्ता इमोशनल था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इमोशंस ज्यादा दिन नहीं टिकते। बांग्लादेश के अंदर कुछ लोग ये मानने लगे कि इंडिया ने उन्हें पाकिस्तान से आजाद तो कराया, लेकिन अब वो उन्हें अपना सैटेलाइट स्टेट बनाना चाहता है। यही वो दरार थी जिसका फायदा आगे चलकर उठाया गया। 15 अगस्त 1975, एक ऐसी सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया। शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली की हत्या कर दी गई। पावर में आए मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जियाउर रहमान और बाद में जनरल इरशाद। इन्होंने इंडिया से दूरी बनाई और इस्लामिक आइडेंटिटी को बांग्लादेश का बेस बनाया। यही वो दौर था जब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट जैसे यूएलएफए को बांग्लादेश में सेफ हेवन मिलने लगा। रिश्ते इतने खराब हो गए कि 2001 में बॉर्डर पर इंडियन बीएसएफ और बांग्लादेश राइफल के बीच गोलीबारी हुई। सोचिए, 2 दोस्त देश आमने सामने, दुश्मन की तरह। 1990 के बाद वहां डेमोक्रेसी तो आई, लेकिन एक पैटर्न बन गया, बैटल ऑफ बेगम्स। जब शेख हसीना यानी अवामी लीग आती तो रिश्ते सुधर जाते, जैसे 1996 की गंगा वाटर ट्रीटी। जब खलीदा जिया बीएनपी की सरकार आती तो रिश्ते ठंडे पड़ जाते। 2001 से 2006 के दौर इंडिया के लिए सबसे बुरा था, जब वहां इस्लामिस्ट ग्रुप्स और पाकिस्तान के आईएसआई के इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गए थे। लेकिन फिर आया 2009। शेख हसीना पावर में वापस आई और शुरू हुआ गोल्डन चैप्टर। इसे गोल्डन चैप्टर क्यों कहते हैं? इसके 3 सबसे बड़े रीजन हैं। पहला, सिक्योरिटी। हसीना ने वादा किया जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। उन्हें एंटी इंडिया इंसर्जेंट को पकड़कर इंडिया के हवाले किया। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट शांत हो गया। बॉर्डर सॉल्यूशन। 2015 में पीएम मोदी ने एक हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया। 111 इनक्लेव, इंडिया के छोटे टुकड़े जो बांग्लादेश के अंदर थे, उन्हें दे दिए गए और 51 हमें मिले। हजारों लोग जो स्टेटलेस थे, उन्हें पहचान मिली। कनेक्टिविटी, ट्रेन लाइंस, मैत्री एक्सप्रेस, पाइपलाइंस, डीजल सप्लाई और पोर्ट्स, चट्टोग्राम, मोंगला, सब इंडिया के लिए खुल गए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। ट्रेड $14 बिलियन क्रॉस कर गया था, लेकिन जमीन पर कुछ और ही पक रहा था। बांग्लादेश की पब्लिक में यह नैरेटिव बन गया कि हसीना ने देश को इंडिया को बेच दिया है, और ये गुस्सा फूटा 2024 में। अगस्त 2024, स्टूडेंट का रिजर्वेशन प्रोटेस्ट एक एंटी गवर्नमेंट रिवॉल्यूशन बन गया। हसीना को देश छोड़कर इंडिया भागना पड़ा और उनके जाते ही इंडिया के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर आ गया। इसे कहा गया इंडिया आउट कैंपेन। इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट हुआ, प्रोजेक्ट रोके गए। अब आते हैं आज के दिन पर। फरवरी 2026 में हुए इलेक्शन ने पिक्चर क्लियर कर दी है। बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हैवी मेजोरिटीज 212 सीट से जीत हासिल की है। तारिक रहमान नए प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने भी 77 सीटें जीती हैं। तारिक रहमान ने आते ही साफ कर दिया है, उनकी पॉलिसी होगी बांग्लादेश फर्स्ट। अब रिश्ते ग्रेटिट्यूड पर नहीं, नेशनल इंटरेस्ट पर चलेंगे। तो अब इंडिया के लिए आगे क्या चैलेंजेस हैं? ये 4 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। जुलाई चार्टर एंड वीटो। नए जुलाई चार्टर के मुताबिक अब कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी बिना पार्लियामेंट के अपर हाउस की मंजूरी के पास नहीं होगी। मतलब इंडिया के साथ ट्रीटी करना अब आसान नहीं होगा। तीस्ता एंड चाइना वाला मुद्दा। तीस्ता नदी के पानी का विवाद अभी भी अटका है। अगर इंडिया सॉल्व नहीं करता है तो बांग्लादेश चाइना की मदद ले सकता है। और याद रखिएगा, तीस्ता प्रोजेक्ट इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के बहुत पास है।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अदानी पावर डिस्प्यूट। अदानी ग्रुप का पावर प्लांट जो बांग्लादेश को बिजली देता है, उसका पेमेंट डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंच चुका है। अगर बिजली कटी तो वहां एंटी इंडिया सेंटीमेंट और भड़क सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान फैक्टर। नई सरकार सार्क को वापस जिंदा करना चाहती है, जिसका मतलब है रीजनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की एंट्री दोबारा हो सकती है। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते अब इमोशनल नहीं, ट्रांजैक्शनल हो गए हैं। 1971 की यादें नई जनरेशन के लिए बस हिस्ट्री बुक के एक चैप्टर बनकर रह गई हैं। लेकिन सच ये भी है कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड बट नॉट योर नेबर्स। बांग्लादेश तीन तरफ से इंडिया से घिरा है। उन्हें हमारी जरूरत है ट्रेड और एनर्जी के लिए, और हमें उनकी सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी के लिए। चाहे सरकार कोई भी हो, ज्योग्राफी उन्हें साथ चलने पर मजबूर करेगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपनी बांग्लादेश पॉलिसी बदलने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये डीप डाइव रिसर्च पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।